स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल गला कमजोरी। भूरे भीतरी शहर पर सूर्य की चमक के समान उज्जवल प्रकाश चमक रहा था। बर्फीलापन और नमी खत्म हो गई थी। बाहरी शहर में बिखरे हुए ज़ॉम्बीज गायब हो गए थे। यहां तक कि सबसे डरावने माउंटेन ज़ॉम्बीज गायब हो गए थे। यहां तक कि दीवारों से कुछ किलोमीटर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। लंबे समय तक चला दबाव हटने के बाद लोग आश्चर्य और खुशी से अभिभूत हो गए। भगवान प्राचीन राजधानी को आशीर्वाद दे। स्वर्ग ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। अंततः कोई सक्षम व्यक्ति माउंटेन ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा था। जमीन पर लगी आग की लपटें हवा में उठने लगी। आग की लपटों का सागर काफी देर तक चलता रहा। डीमन आदर्श उस विशाल गड्ढे में खड़ा था जो उसने बनाया था। आग की अनगिनत लपटें जंगली फिनिक्स की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। एक जलता हुआ क्षेत्र बना रही थी जिसमें एक कॉर्प्स जनरल भी कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डोमेन ने उसके चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तय की। कई लाशें आग की लपटों में फंस गई। शुरुआत में आग के सामने कमजोर मरे हुए लोगों की सेना जिसे माउंटेन ज़ॉम्बी लाया था जल्दी से जल गई। ऐसा लग रहा था माउंटेन ज़ॉम्बी को गंभीर चोटें आई है। 7 सुपर मैजिशियनों ने इस पर काफी घाव छोड़े। डीमन आदर्श से उल्कापिंड का हमला झेलने के बाद उसका मोटा मांस गलने लगा। उसके शरीर पर अभी भी जलन हो रही थी। सहस्त्राब्दी पुराना ज़ॉम्बी दर्द से कराह उठा। इसकी आंखें डेमन आदर्श पर चमक रही थी। यह छोटा प्राणी जिसने मरे हुए साम्राज्य की प्रगति को रोकने का साहस किया कहां से आया? माउंटेन ज़ॉम्बी ने दहाड़ लगाई लेकिन उसने सीधे डेमन आदर्श पर अटैक नहीं किया। मरे हुए लोगों के महान शासक के रूप में इसकी कमान के तहत अनगिनत कॉर्प्स जनरल और कॉर्प्स अधिकारी थे। हालांकि वे उस राक्षस को खत्म नहीं कर सके जो कहीं से भी आया था, फिर भी वे उसकी चोटों से उबरने के लिए कुछ समय खरीद सकते थे। विभिन्न प्रकार के अजीब दिखने वाले शव अधिकारी तुरंत आगे बढ़े। उनमें मुख्य रूप से फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी शामिल थे। इनका विशाल आकार किसी बड़ी इमारत के बराबर था। उनके चौड़े मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ चबा रहे हो और वे लगातार कंकाल उगर रहे हो। फ्लैश माउंट शव अधिकारियों के बाद रक्त शव अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक थी। रक्त कंकालों के समान स्टील जैसी मजबूत त्वचा वाले ये गहरे लाल रंग के मरे ज्यादातर कमांडर लेवल के जीव थे। न केवल उनकी हड्डियां और मांस काफी मजबूत था बल्कि उनके खून में भी जबरदस्त शक्ति थी। कुछ ही क्षणों में कई फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी और ब्लड कॉर्प्स अधिकारी माउंटेन ज़ॉम्बी के चरणों में विकृत भावों और भयंकर निगाहों के साथ एकत्र हो गए। उन्होंने जलती हुई लपटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और डीमन आदर्श पर अटैक करते समय अपने मोटे मांस का इस्तेमाल किया। कॉर्प्स अधिकारी भारी टैंकों की तरह थे। जैसे ही वे आगे बढ़े आदर्श के आसपास के आधे फायर डोमेन को रौंद दिया गया। आदर्श के सामने पहुंचने वाला पहला लगभग 30 मीटर लंबा एक फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिसर था। इसने अपना मुंह खोला। स्टैलेक्टाइट्स जैसे नुकीले दांतों की पंक्तियां प्रकट की और उस पर अटैक किया। आदर्श अतीत की उग्र जादूगरनी की तरह हवा में तैर रहा था। उसने आग की लहरों को नियंत्रित किया और पीछे की ओर सरक गया। जैसे ही वह फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिसर के काटने से बच गया उस दिशा में एक और विशाल मुंह दिखाई दिया। मुंह ने आदर्श को घेरने वाली आग की लपटों को पूरी तरह से भस्म कर दिया। फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिसर की अन्य प्रणाली बेहद मोटी थी। यह किसी भी चीज को कुचलने और उन्हें फायर, लाइटनिंग और आइस सहित अपने पेट में कंकाल में अपग्रेड करने में सक्षम थे। जो कंकाल मारने और अपने लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम थे वे केवल हड्डियों से ही निर्मित नहीं होते थे। मृत्यु की ऊर्जा की प्रचुर आपूर्ति ने कंकालों को जीवन प्रदान किया था और यह ऊर्जा उन सभी चीजों के पाचन से आई थी जो फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी ने खाई थी। आदर्श को खाने वाले फ्लैश माउंट अधिकारी का गला और पेट हिलता हुआ दिख रहा था। इसने पाचन प्रक्रिया की शुरुआत की थी। हालांकि
फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल का शरीर अचानक से फैलने लगा। शुरुआत में यह थोड़ा फूला हुआ लग रहा था, लेकिन जब इसकी त्वचा पर तीखा लाल रंग उभर आया और यह अपने मूल आकार से दोगुना हो गया। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी के काफी प्रभावशाली था, क्योंकि इसका शरीर अपने वास्तविक आकार से 2 गुना तक विस्तार कर सकता था। इसने बताया कि क्यों यह अपने पेट में लगभग 1000 मरे लोगों को रखने में सक्षम था। हालांकि प्राणी का शरीर और भी तेजी से फैलता रहा। इसका आकार तेजी से अपने बेसिक आकार से 3 गुना अधिक हो गया, जिससे यह एक विशाल मांस के गुब्बारे जैसा दिखने लगा। टकराना। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी का शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया और अचानक विस्फोट हो गया। उसके पेट से आग की तेज लपटें निकलने के कारण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। विस्फोट के बीच डीमन आदर्श, जो अभी भी आग की लपटों में घिरा हुआ था, आकाश में उछल गया। वह हाथ में कुछ पकड़े हुए एक ऊंचे सिग्नल टावर पर फुर्ती से उतरा। उसने अपनी हथेली में रखी चीज को अपने मुंह में ठूस लिया। यह एक काला मरे हुए क्रिस्टल था, जिसे आदर्श ने टुकड़ों में काटा और निगल लिया। फ्लैश माउंट शव अधिकारी की विशाल आंखें उसके विघटित मांस के बीच जमीन पर गिर गई। कुछ समय पहले जीव आदर्श को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके मरे हुए क्रिस्टल को आदर्श ने खा लिया। मरे हुए क्रिस्टल के अंदर की ऊर्जा का उपयोग आदर्श द्वारा अपनी घटित ऊर्जा को फिर से भरने के लिए किया जा सकता है। आदर्श ने बिना यह सोचे कि यह कितना गंदा था, मरे हुए क्रिस्टल को निगल लिया। यह डीमन एलिमेंट के उपयोग के भारी दुष्प्रभावों को नहीं भूला था। ये मरे हुए क्रिस्टल उन्हें कम करने में प्रभावी थे। आदर्श का उन्हें बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि आदर्श थोड़ा उत्तेजित था। डीमन एलिमेंट की ऊर्जा का स्रोत उसका जीवन और आत्मा थी। यदि चालाक माउंटेन ज़ॉम्बी अपने कॉर्प्स जनरलों और कॉर्प्स अधिकारियों को तोप के चारों के रूप में भेजना जारी रखता है, तो अंततः वह मर जाएगा। यदि प्राणी लड़ाई को लंबे समय तक खींचता रहा। उसकी पहली प्राथमिकता लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना था, अन्यथा काले पेंडेंट में सोल्ड रेमनेंट उसके जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जब आदर्श सोच रहा था, उसके पीछे से एक परिचित आवाज आई। आदर्श! माउंटेन ज़ॉम्बी का मरा हुआ क्रिस्टल उसके गले के नीचे है। आदर्श ने पलटकर देखा तो पता चला कि वह व्यक्ति काउंसिलमैन है। वह व्यक्ति माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए भेजे गए 7 सुपर मैजिशियनों में से एक था। डीमन एलिमेंट शानदार था, फिर भी यह आदर्श को अकेले माउंटेन ज़ॉम्बी पर अटैक करने देने के लिए पर्याप्त नहीं था। 7 सुपर मैजिशियनों ने पहले माउंटेन ज़ॉम्बी को जो नुकसान पहुंचाया था, उसके बिना यह अब की तुलना में अधिक मजबूत होता। हम लोग यहाँ सहायता करने के लिए आए हैं। वह रहस्यमय आदमी भीतरी शहर के बाहर था। वह 3 जोड़ी पवन पंखों के साथ हवा में ऊपर तैर रहा था। जब वे लंबे पंखों को पूरी तरह फैलाए गए तो उन्हें एक शक्तिशाली रूप मिला। याओटिंग और अन्य लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन उन्हें माउंटेन ज़ॉम्बी की कमजोरी का भी पता चला। माउंटेन ज़ॉम्बी एक मरा नहीं है। इसके शरीर के अंगों को नष्ट करना व्यर्थ है। हमें इसके गले के नीचे मरे हुए क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। राष्ट्रपति भैरव जी खून से सने युद्ध वस्त्र में दिखे। पास में जलती हुई आग की लपटों के बावजूद राष्ट्रपति भैरव जी उच्च तापमान से बिल्कुल सुरक्षित लग रहे थे, जिससे पता चलता है कि उनकी कल्टीवेशन कितनी असाधारण थी। शव अधिकारियों को रॉयल मैजिशियनों के पास छोड़ दो। जुओ फेंग ने रॉयल मैजिशियनों का नेतृत्व किया और बैरियर से बाहर भी आ गए। इस आपदा में रॉयल मैजिशियनों को भारी नुकसान हुआ था। उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैप्टन सभी की शहर के बाहर मृत्यु हो गई थी। एकमात्र प्रतिष्ठित व्यक्ति जुओ फेंग बचा था। केवल कुछ दसियों रॉयल मैजिशियन पर्पल वस्त्रों में उसके पीछे खड़े थे, जो युद्ध की शुरुआत में रॉयल मैजिशियनों की संख्या से काफी भिन्न थे। हालांकि उनके बिना बहुत से लोग भीतरी शहर तक भी नहीं पहुंच पाते। माउंटेन ज़ॉम्बी, जिसने शहर के लिए सबसे अधिक खतरा उत्पन्न किया था, वह 8 मरे हुए शासकों में से एकमात्र नहीं बचा होगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल रक्त सम्राट सिंहासन प्राचीन राजा। मौत के 9 पुल और जीवन का एक पुल ढहने लगे। पुलों के निर्माण में प्रयुक्त प्राचीन जेड गहरे गड्ढे में गिर गया, इससे पहले कि वे काले झोंकों से टुकड़ों में बिखर गया।
केवल एक पुल बचा था जो कब्र की वेदी की ओर जाता था। वेदी के चबूतरे पर खूब काला अंधेरा छाया हुआ था, जो अनंत काल तक अंधेरे में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। वेदी का आकार बर्फ की टोपी जैसा था। नीचे पत्थरों से बनी सीढ़ियां अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। प्रत्येक सीढ़ी मनुष्यों से कुछ गुना ऊंची थी। ऐसा लगा जैसे सीढ़ियां इंसानों द्वारा चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी विशाल देवताओं से बनाई गई हो। दूर से सीढ़ियों के टॉप कोनों पर वेदी से लाल रिबन लटक रहे थे। हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि वे कोई रिबन नहीं थे, बल्कि झरने की तरह सीढ़ियों से नीचे गिर रहा गाढ़ा खून था। सीढ़ियों के शीर्ष कोनों का निर्माण ड्रैगन के सिर के आकार में किया गया था। काफी ऊंचाई से ड्रैगन के मुंह से खून के झरने बह रहे थे। खून की तेज गड़गड़ाहट से इलाका गूंज उठा। समीर ने भीतरी शहर में संग्रहालयों की छत पर पानी उगलते उन्हीं ड्रैगन को याद किया। हालांकि संग्रहालयों में मौजूद लोगों को बारिश के लिए नालियों के रूप में डिजाइन किया गया था, जो बरसात के दिनों में एक शानदार दृश्य होता है। इसकी तुलना में यहाँ वेदी पर ड्रैगन काफी डरावने थे। यह बताना कठिन था कि यह किसी प्रकार का लाल तरल पदार्थ था या वास्तविक मांस का रक्त जो 2000 वर्षों से अधिक समय के बाद भी बह रहा था। जैसे जैसे समूह सीढ़ियां चढ़ता गया, वेदी का आकार छोटा होने लगा। वे जैसे जैसे ऊपर जाते गए, रास्ता धीरे धीरे संकरा होता गया। सीढ़ियों की चौड़ाई एक व्यक्ति के लंबे कदम के बराबर थी। मैं टॉप देख सकती हूँ। वहां ऊपर वाली चीज अवश्य ही रक्त सम्राट सिंहासन होगी, जिसका उल्लेख फेंगू ने किया था। रितिका ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका पीला चेहरा खुशी से झलक उठा। अनकही कठिनाइयों से गुजरने के बाद वे अंततः रक्त सम्राट सिंहासन पर पहुंचे थे। उम्मीद है वे अभी भी समय पर थे। इतने सारे जीवन दांव पर होने के बावजूद भले ही अंतहीन अंधेरे में तैरती वेदी बेहद डरावनी लग रही थी, समूह ने अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए दृढ़ संकल्प किया था, भले ही इसके लिए खंजर के पहाड़ों और आग की लपटों के बीच से गुजरना पड़े। अन्यथा शहर के लाखों लोगों का जीवन शैतान नगरी और सालन के त्योहार के लिए बलिदान बन जाएगा। हम यहाँ हैं, हमने इसे कर दिखाया, रितिका ने उत्साह में अपने पीछे समीर से कहा, क्योंकि वह टॉप पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। टॉप पर पहुंचते पहुंचते समीर थक गया था। उसने सफेद जेड से बनी वेदी के टॉप पर नजर डाली और केंद्र में एक विशाल जेडाइट देखा। जेडाइट लाल और उभरे हुए किनारों वाला पारदर्शी था। यह एक सिंहासन जैसा लग रहा था, जिस पर अनगिनत तलवारें चिपकी हुई थी। रक्त सम्राट सिंहासन। रक्त सम्राट सिंहासन पर बैठा व्यक्ति प्राचीन राजा या अध्यक्ष होना चाहिए। समीर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। रक्त सम्राट सिंहासन पर वास्तव में कोई बैठा था, लेकिन यह बताना कठिन था कि वह व्यक्ति जीवित था या मृत। उन्होंने काले रंग का युद्ध वस्त्र पहना हुआ था, जो स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक कलाकृति थी। हालांकि इसमें अभी भी बर्फीली चमक थी, इस हद तक कि समीर सिंहासन के पास आते ही अपना डरपोक प्रतिबिंब आसानी से देख सकता था। वह व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था और अपने जबड़े को हाथ से सहारा दे रहा था। उसका शरीर थोड़ा बगल में झुका हुआ था। उसके सिर पर टोपी के नीचे की छाया मुश्किल से उसके चेहरे को छुपा रही थी। हालांकि वेदी पर लगी आग से उत्पन्न रोशनी से उसका निचला जबड़ा और उसकी बुरी मुस्कुराहट प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि वह या तो झपकी ले रहा है या किसी गहरे विचार में है। किसी भी तरह वह मृत व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। समीर का माथा पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2000 साल पहले मर चुका एक सम्राट उस पर इतना बड़ा दबाव डालेगा। समीर के दिमाग में व्यक्ति किसी भी क्षण खड़ा हो सकता है और सीधे उसकी आंखों में से नजर से देख सकता है, जो आसानी से उसकी आत्मा को चकनाचूर कर देगी। तब तक उसे खड़े रहने में परेशानी होगी। मैं उत्सुक हूं, अचानक सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बोला। आवाज ने समीक्षा और रितिका को भयभीत कर दिया। ऐसा लगा मानो उनकी खोपड़ी फटने वाली हो। आपको मृत्यु के स्थान से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिला?
आवाज जारी रही जैसे ही व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर उठाया। आंख की रोशनी ने धीरे धीरे उस व्यक्ति के चेहरे को छुपाने वाली परछाइयों को दूर कर दिया, जिससे सफेद साइड बर्न की 2 रेखाओं वाला एक परिचित चेहरा सामने आया। उसके मोटे होंठ गहरे पर्पल रंग के थे। बैंगनी रंग की धारियां उसके गालों तक फैली हुई थी, जिससे वह बहुत ही भयानक लग रहा था। कैसे तुम यहां कैसे हो? समीक्षा सबसे पहले चिल्लाने वाली व्यक्ति थी। वे चेहरे से निश्चित रूप से परिचित थे, क्योंकि यह फेंगू का चेहरा था जिसने खुद ही पुल चुनने का फैसला किया था। समीर भी शौक था। वह यह नहीं बता सका कि वह व्यक्ति प्राचीन राजा यक्षास था या फेंगू जिसने सही पुल चुना था, क्योंकि उसकी ऑरा पहले से बिल्कुल अलग था। क्या हो रहा है? तुम यहां क्यों बैठे हो? समीर ने अविश्वास से कहा। मैं यहां क्यों नहीं बैठ सकता? फेंगू ने हंसते हुए कहा। प्राचीन राजा कहां है? रितिका ने चिल्लाकर कहा। मैं वही हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आप फेंगू है? अब और नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। समय बीतने के साथ वास्तविक प्राचीन राजा का पहले ही निधन हो चुका है। जो कुछ बचा था वो एक युद्ध वस्त्र था जो उसकी लाश से जुड़ा हुआ था, और रक्त सम्राट सिंहासन था जो मरे हुए साम्राज्य की कमान संभाल सकता था। फेंगू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने जो बख्तरबंद बागा पहना हुआ था वो जोर जोर से बज रहा था। आपका क्या मतलब? समीर ने पूछा। यहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति को प्राचीन राजा से सब कुछ विरासत में मिलेगा। उसका सफेद महल और उसके मरे हुए लोगों का साम्राज्य जो उसके हाथ उठे हुए थे। उनके पास ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति और अतुलनीय ज्ञान था। फेंगू की आवाज अजीब धातु ध्वनि के संकेत के साथ वेदी के टॉप पर गूंज उठी। तो तुम फिर वहां क्यों बैठ रहे हो? जल्दी करो और मरे हुए लोगों की सेना और माउंटेन ज़ॉम्बी को दूर भगाओ। डार्क एबीज को शहर में बहने से रोको, रितिका ने कहा। रितिका की बातें सुनकर फेंगू जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद अजीब लग रही थी, हालांकि आवाज उसके गले से आई थी। ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा के नीचे छिपी कोई चीज आवाज कर रही हो। आप किस पर हंस रहे हो? रितिका ने टोका। समीर ने रितिका को खींच लिया और उसे अपने पीछे खड़े होने का संकेत दिया। रितिका को तुरंत कुछ एहसास हुआ। जब उसने उसकी कठोर अभिव्यक्ति देखी, वह तेजी से कुछ कदम पीछे हटके। कितना मनोरंजक है। मेरे सैनिक, मेरे सेनापति और मेरे अधिकारी उस शहर को वापस ले रहे हैं जो मेरा माना जाता है। मैं उन्हें क्यों रोकूंगा? फेंगू की हंसी और भी डरावनी लग रही थी। समीर, समीक्षा और रितिका धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। वे अब यह नहीं बता सकते थे कि क्या यह युद्ध पोशाक की पहने व्यक्ति फेंगू था या प्राचीन राजा यक्षास जो फेंगू के शरीर के माध्यम से पुनर्जीवित हो गया था। किसी भी तरह उसका भयानक रूप और उसकी अजीब आवाज यह संकेत दे रही थी कि वह मिलनसार नहीं था। क्या वह फेंगू है या नहीं? रितिका फुसफुसाई। मुझे डर नहीं लग रहा है, समीक्षा ने कहा। समीक्षा किसी जीवित इंसान की गंध को आसानी से पकड़ सकती थी। सच तो यह था, उसे फेंगू की जीवंत उपस्थिति का एहसास नहीं था। फेंगू ने शायद मान लिया होगा कि प्राचीन राजा मर चुका था। एक बार जब वह युद्ध की पोशाक पहन लेता तो उसे प्राचीन राजा से सब कुछ विरासत में मिलता। हालांकि उसकी विकृत अभिव्यक्ति से यह पता चला कि फेंगू ही वह व्यक्ति था जिसे विरासत मिली थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।